गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया और हम 2 लेक्चर उस पर कंप्लीट कर चुके हैं। सो देखिए, आज हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बी जीरो, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी जीरो, will the body remain necessarily in the rest position? Will the body remains necessarily in the rest position? सो देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि एक बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, तो क्या वो बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगा? क्या ऐसा नेसेसरी है, जरूरी है कि उसकी जो स्टेट होगी वो रेस्ट होगी? तो हम इसके आंसर को समझते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से। सो देखिए, न्यूटन्स का सेकंड लॉ में हमने इक्वेशन पढ़ा है F इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। अभी यहाँ पे जो F वेक्टर है वो है नेट एक्सटर्नल फोर्स। सो अगर हम यहाँ पे इस नेट फोर्स को जीरो कंसीडर कर ले, मान लेते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो आएगा। एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब हमारा जो वेलोसिटी है बॉडी का वो कांस्टेंट होगा। सो इसका मतलब ये है कि तब अगर किसी बॉडी पर फोर्स जीरो लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट की कंडीशन में होगा। वो बॉडी मोशन में भी हो सकता है, लेकिन वो वहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। सो इट मीन्स body may be in the state of rest, may be in the state of rest, or may be in the state of, or may be in the state of uniform motion along a straight line, along a straight line। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो जैसा कि मैंने डिफाइन किया है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तभी हमारे पास यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यानी कि जीरो फोर्स होने पर यहाँ पर दोनों स्टेट पॉसिबल हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकता है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो वर्डिंग थी वो थी नेसेसरी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि स्टेट रेस्ट होगा। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्सेस जीरो हैं तो वो रेस्ट की स्टेट में भी हो सकता है और वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में भी हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, शो दैट इफ फोर्स एक्टिंग on a particle is zero, its momentum will remains unchanged. Its momentum will remain unchanged. ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो। अगर किसी पार्टिकल पर टोटल फोर्स जीरो लगेगा तो आप शो करो, प्रूव करो कि उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। सो हम इसको प्रूव कर सकते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ की हेल्प से। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ? व्हाट वी हैव स्टडीड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to the Newton's second law of motion, F is equal to dp डिवाइड बाय dt। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, F is equal to dp by dt। What is meaning of dp by dt? dp meaning change of momentum, change of momentum, divide dt meaning change of time। तो इसको न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहते हैं। उसने बोला था कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर डिपेंडेंट होता है। सो डीपी बाई डी कर दिया। अभी यहाँ पे हमें फोर्स जीरो दिया हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल F इज जीरो। सो हम यहाँ पर अगर F को जीरो पुट कर देंगे, सो जीरो हमारे पास dp बाई dt के इक्वल हो जाएगा। सो जब जीरो dp बाई dt के इक्वल हो जाएगा तो मतलब dp की वैल्यू जीरो आ जाएगी। dp का मतलब देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। सो अगर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा तो यानी मोमेंटम p की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। so that means momentum is constant। what is dp? dp is change of momentum। so अगर change of momentum जीरो है तो मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है तो मोमेंटम कांस्टेंट है। सो यही हमें प्रूव करना था कि अगर फोर्स नहीं लगेगा सो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सो hence we can say if net force is zero, if net force is zero, it means momentum is constant। if net force is zero, it means momentum is constant। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी is directly proportional to time। is directly proportional to time। is any external force acting on it? is any external force acting on it? सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में हम समझते हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस टाइम के प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए डिस्टेंस को x सिंबल से शो करते हैं, सो वो टाइम के प्रोपोर्शनल है तो यानी x प्रोपोर्शनल टू t हो गया। सो अगर x t के प्रोपोर्शनल होगा सो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय टाइम, x इज इक्वल टू के टी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो वेलोसिटी होता है dx बाई dt, हमें x को t से डिफरेंशिएट करना होगा तब वेलोसिटी आएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया kt को। अब k तो कांस्टेंट है, तो आप बच्चों को पता है कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं और वेरिएबल टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वेरिएबल टर्म है t। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो डिफरेंशिएशन के लिए हमें ये पावर कंसीडर करना होता है, जैसे यहाँ पे t का पावर 1 है, सो वेलोसिटी इज k मल्टीप्लाइड 1, और t में से हम एक पावर को कम कर देंगे 1 माइनस 1, सो वेलोसिटी इज k मल्टीप्लाई t पावर 0, और एनी वेरिएबल पावर 0 इज 1, सो वेलोसिटी k के इक्वल आ रहा है। सिंस वेलोसिटी k के इक्वल आया, सिंस v इज इक्वल टू k, it means velocity is constant, it means velocity is constant। अब क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट ही चल रहा है, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू के, इट मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इट एम्प्लाइज द एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन इज जीरो, एंड इफ एक्सेलरेशन इज जीरो then the net amount of the force acting on the body is also zero, so f is equal to जीरो। सो पहला हमने लिखा x प्रोपोर्शनल t, फिर x इक्वल के टी, फिर हमने डिफरेंशिएट किया तो v के इक्वल आ गया। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है सो फोर्स की वैल्यू भी जीरो हो गई। इट मींस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, a bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? So this is question number fourth. अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। यहाँ पर हमें गिवन है मास ऑफ द बुलेट m विच इज 0.04 इन केजी, मूविंग विद द स्पीड, तो बुलेट 90 की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, उसको हम बोलेंगे इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, और उसे हम u सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, सो u इज 90। एंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड, स्टॉप मीनिंग उस बुलेट की फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो हो गई आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। सो उसने जब मतलब यहाँ रुकने में, स्टॉप होने में 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस चल लिया। व्हाट इज द एवरेज रेसिस्टिव फोर्स, तो हमें रेसिस्टिव फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करना है एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑन द बुलेट। सो फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको उसके लिए यूज करना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स F इज इक्वल टू मास m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सो मास तो है, नाउ वी नीड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, v माइनस u डिवाइड बाय t।
So what is velocity v? V is 0. What is u? U is 90. डिवाइड बाय टाइम, टाइम तो हमारे पास है नहीं, सो हमें यहाँ से तो एक्सेलरेशन नहीं मिल सकता है। सो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है, वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो हम यहाँ पे उस थर्ड इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। So to find the velocity, we can use v square minus u square is equal to 2s। तो acceleration find out करना है। v is 0, u is 90, 90 square। acceleration हमें find out करना है and distance s is 60 सेंटीमीटर, तो उसको हम मीटर में चेंज करेंगे 60 by 100। So minus 80 100 is 120 by 100 a। So 0 से 0 cancel। So this gives us minus 80 100 multiplied by 10 divided by 12 is equal to a। So 3 for the 12 and 3 to the 6, 3 7 the 21। So this is 2, this is 5। So this is 2 1 2 2 3 6 5। So इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 6750 आ जाती है। एक्सेलरेशन 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव में आएगा ये हमारे पास। तो आपके पास ये एक्सेलरेशन आ गया। सो नाउ आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब बच्चे मास तो यहाँ पर हमारे पास है 0.04 kg। सो हम पुट करेंगे m इज 0.04 and acceleration is minus 6750। So by this force comes equals to negative and force is therefore 270 Newton। minus 270 न्यूटन इज द फोर्स। तो क्योंकि ये फोर्स नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि वो बुलेट स्टॉप हो रही है, रुक रही है, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है रेसिस्टिव फोर्स, रोकने वाला फोर्स, रेसिस्ट करने वाला फोर्स। Question number 5 is a force of 5 Newton, a force of 5 Newton gives a mass m1, gives a mass m1, an acceleration of 8 meter per second square, and a mass m2, and a mass m2, an acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it give? What acceleration would it give if both masses are tied together? If both masses are tied together. So what acceleration would it give if both the masses are tied together? So consider, मान लीजिए ये पहला मास है m1। अब इस मास पर हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अभी अगर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ यूज करें, F इक्वल्स टू एम ए, सो F1 m1 मल्टीप्लाइड a1 होगा। अभी यहाँ पर बच्चे हमारे पास F1 की वैल्यू 5 है, m1 हमारे लिए अननोन है और a1 8 है। सो यहाँ से हम m1 फाइंड आउट कर सकते हैं 5/8 kg। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। अब नाउ कंसीडर द सेकंड सिचुएशन। सेकंड केस है कि हमारे पास एक दूसरा मास है m2। हमने उस m2 पर भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बट m2 के केस में एक्सेलरेशन 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो वी कैन यूज फॉर्मूला F2 इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाइड a2 एंड m2 इक्वल्स
F2 डिवाइड बाय A2। सो यहाँ हम सोल्व करेंगे। सो दिस M2 कम्स 5/24 kg। सो ये हो गया M2 का वैल्यू। ठीक है, तो M1 हो गया, M2 हो गया। अभी दोनों मासेस को हमने एक साथ टाई कर दिया, यानी एक साथ ज्वाइन कर दिया। सो अभी जो टोटल मास है वो है M1 प्लस M2। ठीक है, तो अभी इस M1 प्लस M2 पर भी हमने वही 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और क्वेश्चन है कि यहाँ पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। सो हमें यहाँ पर भी न्यूटन्स का लॉ यूज करना है। F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड A लिख देते हैं हम। फोर्स तो 5 है। अब टोटल मास होगा यहाँ पे M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है हमें। सो 5 इज M1, M1 इज 5/8 plus M2 is 5/24 multiplied by acceleration. So this is equal to A equals to 6 meter per second square. After solving, we find A equals to 6 meter per second square. So यहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल acceleration by solving. A is 6 meter per second square. So question number 6 is a tennis ball of mass M strikes the wall with velocity v and traces the same path. Find change in momentum. Find the change in momentum. So देखिए इस सिचुएशन ये है कि यहाँ एक वॉल है। सपोज ये एक वॉल थी और इसके साथ एक टेनिस बॉल स्ट्राइक करती है विद वेलोसिटी v. सो लेट वी रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए एक बॉल है, ये टेनिस बॉल ऑफ मास m. It goes and strike the wall with velocity v and return back along the same line with same velocity and return back along the same line with same velocity. So what is the initial velocity here? Here the initial velocity of the ball is plus v. And what is the final velocity? Final velocity is minus v. Why negative? Negative sign means due to change of direction. Negative sign is due to change of direction. So negative sign is due to the change of direction. ठीक है, find the change in momentum. अब mass is given to us, mass is m. So mass is m. अब हमें find out करना है change in momentum. Change in momentum. और change in momentum is delta p. It is final momentum minus initial momentum. So final momentum is mass multiplied by final velocity mv, and final velocity is negative minus of v. Mass multiplied final velocity is minus v. So final momentum is minus mv.
Now we can find initial momentum. Initial momentum is mass multiplied initial velocity. Initial velocity is positive v, so initial momentum is again mv. Okay, so we have initial momentum, we have final momentum, and we need to find change in momentum. So change in momentum equals change in momentum delta p equals final momentum minus initial momentum. So final momentum is minus mv minus initial momentum is mv. So it is minus 2 mv. So this minus 2 mv is equal to change in momentum. Two forces of 5 Newton and 10 Newton acts on a body of mass 5 kg in perpendicular directions. Find the net acceleration of mass. Find the net acceleration of the mass. So देखिए सिचुएशन क्या है इस क्वेश्चन में, एक यहाँ पर ये एक हम मास शो कर देते हैं, देखिए सपोज ये, और इस पर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लग रहे हैं। मान लीजिए इस मास पर, जिसे मैंने ब्लू कलर से शो किया है, एक फोर्स यहाँ पर है 5 न्यूटन का और एक फोर्स इस 5 न्यूटन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लाइक दिस। सो ये F2 हो गया 10 न्यूटन। सो अभी हमें बताना है व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द मास। तो हमें, हमारे पास दो फोर्सेस हैं और हमें यहाँ नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, जब हम ये इक्वेशन यूज करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ में F इक्वल एम में, सो यहाँ पर जो F वेक्टर है वो होता है नेट फोर्स, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में दो फोर्सेस गिवन है 10 और 5। सो हमें इन दोनों का नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, रिजल्ट फोर्स कैलकुलेट करना है। सो देखिए, हमने पिछले चैप्टर में पैरेललोग्राम रूल में समझा है कि हमें रिजल्टेंट फोर्सेस कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये, अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो ये देखिए, ये जो पिंक कलर से मैंने डायगोनल बना दिया, ये मेरे पास टोटल या नेट फोर्स है F। सो अगर मुझे इस नेट फोर्स को कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सो उसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना है अंडर द रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 टाइम्स F1 F2 cos थीटा। सो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास F1 मैग्नीट्यूड गिवन है, F1 इज 5 न्यूटन। हमें F2 गिवन है, F2 इज 10 न्यूटन। सो हमें इन दोनों फोर्सेस में एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री एंगल है, थीटा बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड F। सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड कोस 90 डिग्री। और आप बच्चे जानते हो कोस 90 डिग्री 0 होता है। सो 5 स्क्वायर इज 25, 10 स्क्वायर इज 100। सो दिस इज नेट वैल्यू ऑफ द फोर्स। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल नेट वैल्यू ऑफ फोर्स हो गया 125 अंडर द रूट, और 125 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड 5 अंडर रूट। सो 25 का अंडर रूट होगा सॉल्व करके 5, सो इट इज 5 रूट 5। ये हमारे पास नेट वैल्यू ऑफ द फोर्स हो गया 5 रूट 5 न्यूटन्स। ठीक है,
अभी देखिए हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको इक्वेशन समझाया F इज m मल्टीप्लाइड a। सो देखिए मेरे पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर मैं वो लूंगा तो उससे मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा, और नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5√5, मास बॉडी का है 5, और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है a। सो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमारे पास रह जाता है √5, जो कि होगा 2.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर सोल्विंग द रूट। सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया। देखिए इस क्वेश्चन के हमने अंदर बस कॉन्सेप्ट ये है कि दो फोर्सेस थे, हमें पहले उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, फिर हमें यहाँ पर इक्वेशन यूज करना है F इक्वल्स टू एम ए। क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूला से देखिए, इस इक्वेशन नंबर 1 से हमने रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है, और अगर हमें उस रिजल्टेंट फोर्स का एंगल भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, तो अल्फा। सो हम उस अल्फा एंगल को फाइंड आउट करने के लिए इस ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। सो इस ट्रायंगल में हमें कॉन्सेप्ट यूज करना होगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई। अब देखिए वाई जेड आपका है F2 के इक्वल, और एक्स वाई है आपके पास F1 के इक्वल। F2 की वैल्यू है 10 और F1 की वैल्यू है 5। सो टेंजेंट अल्फा इज 10/5। सो टेंजेंट अल्फा इज 2 एंड अल्फा एंगल इज टेंजेंट इनवर्स 2। अल्फा एंगल आपका सोल्व करके यहाँ पर आता है टेंजेंट इनवर्स 2। सो इट मीन्स व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ acceleration? So answer is acceleration is 2.22 meter per second square at an angle of tangent inverse 2 with F2 vector। सो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर आंसर होगा।